नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। छिड़ गया है संविधान पर संग्राम। देर से ही सही, लेकिन बीजेपी ने अब संविधान को लेकर विपक्ष पर काउंटर अटैक कर दिया है। विपक्ष के संविधान बचाओ नारे से 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़ा नुकसान झेलने के बाद अब आक्रामक रुख अपना लिया है। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अब बीजेपी ने विपक्ष के संविधान बचाओ नारे को काउंटर करते हुए 25 जून को लगाई गई कांग्रेस सरकार की इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस बनाने का ऐलान कर सियासी रण छेड़ दिया है। हालांकि इसकी एक छोटी शुरुआत संसद में तब देखी जा चुकी थी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान बीजेपी ने इमरजेंसी को ही टारगेट किया था और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी अब संविधान को लेकर एनडीए और इंडिया आमने सामने खुलकर आ चुके हैं। पहले आपको 47 साल पीछे लेकर चलती हूँ। एक बार याद करते हैं 25 जून की वो तारीख जब देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। दरअसल 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के रायबरेली से निर्वाचन को रद्द कर दिया था और अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई और देश में जगह जगह आंदोलन होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस्तीफा न देते हुए देश में आपातकाल लगा दिया। इंदिरा सरकार के फैसले को तानाशाही बताते हुए सियासी संगठन सड़कों पर उतर आए और भारी विरोध शुरू हो गया। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। विपक्ष तब जेल में सलाखों के पीछे से आंदोलन कर रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी के बाद देश की जनता का चुनावी मूड कुछ खास नहीं बदला। ये ठीक वैसे ही था जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के बावजूद यूपी में बीजेपी ने भारी सीटें गंवाई तो अयोध्या तक हार गई। इसी तरह इमरजेंसी के बाद भी हालात दिखे। 1977 में इमरजेंसी के बाद पहले आम चुनाव हुए। पहली बार कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया गया। जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। सरकार गिर गई और फिर आम चुनाव हुए। 1980 में इंदिरा गांधी आपातकाल लगाने के बावजूद भारी मतों से जीती, जबरदस्त वापसी की। ऐसे में क्या समझा जाए कि जनता को इमरजेंसी से फर्क नहीं पड़ा। खैर, वैसे भी कहा जाता है कि जनता की याददाश्त बेहद कमजोर होती है। ऐसे में बीजेपी अगर 47 साल पुराने मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर हमला कर रही है तो इसका फायदा मुश्किल लगता है, क्योंकि कांग्रेस पलटवार करते हुए अब 8 नवंबर के दिन को आजीविका हत्या दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर चुकी है। 8 नवंबर के दिन ही देश में नोटबंदी का ऐलान हुआ था, यानी साफ है कि वार पलटवार चलता रहेगा। कांग्रेस इस वक्त मौजूदा मुद्दों को युवाओं के सामने रख रही है। कांग्रेस को यह भरोसा है कि आज की पीढ़ी के सामने 70 के दशक की इमरजेंसी से बड़े परीक्षा पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी कांग्रेस के संविधान बचाओ हमले की कार्ड ढूंढ सकेगी। अब आखिर में आपको ये भी बता दें कि आपातकाल कैसे लगता है। पहले ये बता दूं कि देश में अब तक कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है। साल 1962, 1971 और 1975 में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। दरअसल भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके तहत नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं जब पूरे देश या किसी राज्य पर अकाल, बाहरी देशों के आक्रमण या आंतरिक प्रशासनिक अव्यवस्था या अस्थिरता के हालात पैदा हो जाते हैं
तो उस समय उस क्षेत्र की सभी राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।